Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और अपने लास्ट क्लास में हमने कौटिल्य के मंडल सिद्धांत तथा उनके परराष्ट्र सिद्धांत जो है विदेश नीति के सिद्धांत उसके अंतर्गत हमने षाडगुण नीति के बारे में बताया था। आज हम लोग कौटिल्य का जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन में या राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में जो स्थान अरस्तु का है और अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है, ठीक उसी तरह से कौटिल्य को भी जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन का पिता माना जाता है। और सोलेटोर एक विद्वान है, इस संबंध में कहते हैं कि किसी भी रूप में यह अतिशोक्तिपूर्ण नहीं है जब वह कहता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की दृष्टि में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य जो कोई कुछ अगर बात है तो वह है कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन। और क्योंकि कौटिल्य ही वह चिंतक है जिसने धर्म और राज्य को संयुक्त करके विवेचित करने वाले पूर्व आचार्यों से भिन्न राज्य को धर्म से स्वतंत्र तथा कुछ अर्थों में उससे उच्च सिद्ध करने वाले रूप में विवेचित किया है। अर्थात उसने धर्मनिरपेक्ष राज्य पर जो है वो राज्य के स्वरूप पर जोर दिया है और उसकी एक अधिनायकवादी के स्थान पर उसने जो है लोकतंत्रात्मक जो है शासन व्यवस्था या राजतंत्र जो है की व्याख्या उसने की है। लोक कल्याणकारी राजतंत्र के रूप में उसने राज्य को के बारे में बताया है। पश्चिमी विचारक जैसे मैकमुलर, ब्लूमफील्ड, डर्निंग आदि का विचार है कि भारतवर्ष में स्वतंत्र रूप से राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति नहीं हुई। भारतीय लेखक केवल धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन तक ही सीमित रहे तथा राज्य को धर्म की एक शाखा के रूप में मानते रहे, लेकिन उनका यह विचार असत्य सिद्ध हुआ। सन 1915 में जब पहली बार कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, श्याम शास्त्री जी ने जब इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया तब यह बात जो असत्य हुई, क्योंकि उसके बाद उसके अर्थशास्त्र को सभी पश्चिमी विद्वानों ने पढ़ा और यह माना कि यह जो है एक सर्वश्रेष्ठ शासन पर लिखी गई एक सर्वश्रेष्ठ जो है कृति है। और इस तरह से पश्चिमी लेखकों को यह ज्ञात हुआ कि ईसा के लगभग 300 वर्ष पूर्व में लिखा गया कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र राजनीतिक दर्शन को एक धर्म निरपेक्ष और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करता हुआ उसके विविध पक्षों की ओर दृष्टिकोण के अनुसार व्याख्या करता है। अतः वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो अरस्तु के साथ साथ कौटिल्य को भी विश्व राजनीति चिंतन तथा राजनीति शास्त्र का जनक के रूप में कहा जाना चाहिए। कौटिल्य का जो पॉलिटिकल साइंस में के चिंतन में जो योगदान है वो अनगिनत है। बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया, जैसे उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बताया, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया, रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया, कानून पर शासन होना चाहिए इसकी बात उन्होंने कही, शिक्षा पर विशेष बल दिया, जो शिक्षा है उस पर विशेष बल दिया। उसके बाद उसने जो है एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था कैसे स्थापित हो सकती है उसके बारे में बताया और उसने शासन के विभिन्न आयामों पर अपने जो है बृहद दृष्टिकोण डाले हैं जिनकी प्रासंगिकता अगर हम कहें तो आज के वर्तमान में भी है और कई सदियों पहले, कई वर्षों पहले उसने जो लिखा उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तो इन सभी को हम लोग अलग अलग पॉइंट्स के अंतर्गत देखेंगे ताकि अगर एग्ज़ाम्स में अगर आपके क्वेश्चंस आता है कि कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन में योगदान का वर्णन करें या कोई सिद्धांत देकर उसके साथ अगर इस क्वेश्चन को जोड़ा जाता है तो आप उसको अच्छे से लिख सकें। तो इसको हम लोग अलग अलग पॉइंट्स में देखेंगे और पहला पॉइंट जो योगदान में है वो है कि पूर्वगामी राजनीतिक चिंतन
का संग्रह एवं सार है। ठीक है, ऐसा मानना है। कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है, अपने से सभी पूर्वगामी जितने भी राजनीतिक चिंतन का संग्रह जो है, संग्रह उन सभी का एक संग्रह एवं एक उसका सार है, एग्जिस्ट पॉइंट है। और कौटिल्य वह प्रथम लेखक हैं जिन्होंने अपने से पूर्व राजनीतिक विचारक जैसे बृहस्पति, भारद्वाज और वातव्याधि आदि के ग्रंथों में इधर उधर बिखरी हुई राजनीतिक चिंतन संबंधी सामग्री को एकत्रित करके उसे विविध वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुतिकरण कर विवेचन किया है। और इस दृष्टिकोण से श्री रामास्वामी ने कहा है कि जब वह कहता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य के पूर्व सभी रचनाओं में यत्र तत्र बिखरी हुई राजनीतिक बुद्धिमत्ता एवं शासन कला के सिद्धांतों का संग्रह है। कौटिल्य ने उसके आधार पर एक पृथक और विशिष्ट विज्ञान की रचना करने के प्रयास में उनकी नवीन रूप की उन्होंने व्याख्या की है। मतलब उनसे पहले जितने भी लेखक थे उन लोगों ने जो जो चीज़ें लिखी थी, तो उन सभी को एक तरह से व्यवस्थित करना और व्यवस्थित करके उसकी वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या इन्होंने की। इसीलिए हम लोग इनको फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट कहते हैं, है ना। उसका जो है बृहद व्याख्या एक वैज्ञानिक ढंग से किया है इन्होंने। दूसरा पॉइंट है कि राजनीतिक चिंतन की एक पृथक एवं स्वतंत्र शास्त्र के रूप में इन्होंने स्थापना की है। तो कौटिल्य के पूर्व भारत में प्रायः सभी राजनीतिक विचारकों ने राजनीति की व्याख्या धार्मिक दृष्टिकोण से की और उन्होंने राज्य को धर्म की एक शाखा के रूप में निरूपित किया है और उसे धर्म के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला एक साधन माना है। और इस दृष्टिकोण से कौटिल्य ही वह प्रथम विचारक हैं जिन्होंने राजनीति को धर्म से पृथक करके उसकी एक स्वतंत्र शाखा के रूप में उसे स्थापित किया और इस तरह से धर्म के बंधनों से राजनीति को उसने मुक्त कर उसके स्वतंत्र विकास के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। तो इस तरह से अगर दूसरे शब्दों में हम इसी बात को कहें तो भारतीय राजनीतिक चिंतन को परलौकिक से लौकिक या सांसारिक जो है बनाया है और इस तरह उसने धर्म से पृथक कर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि धर्म की तुलना में राजनीति को प्रमुखता प्रदान करना। धर्म से ज़्यादा राजनीति की तुलना में उसको प्रमुखता प्रदान की गई है। कौटिल्य ने धर्म को राजनीति से पृथक ही नहीं किया वरन धर्म की तुलना में राजनीति को उच्च स्थान प्रदान किया है। कौटिल्य की दंड नीति अर्थात राजनीति को उसने जीवन के अन्य सभी विधाओं की सिद्धि का साधन माना है और उसके अनुसार संपूर्ण सांसारिक जीवन दंड नीति पर आश्रित है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार चरित्र एवं लोकाचार का धर्मशास्त्र के साथ जिस विषय में विरोध हो वहाँ धर्मशास्त्र को ही प्रमाण माना जाना चाहिए, लेकिन यदि कहीं धर्मशास्त्र के साथ जिस विषय का धर्मशास्त्र का राजनीति से अगर कहीं विरोध हो तो उसे जो है वहाँ पे जो है राजनीति को उसका प्रमाण माना जाना चाहिए। ये बातें उन्होंने कही है और इससे यह बात सिद्ध होती है कि कौटिल्य राजनीति को धर्म से उच्च स्थान प्रदान करते हैं तथा राजा और प्रजा को उसके अनुसार कार्य करने का निर्देश देते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि नियोजित तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रेरक। तो कौटिल्य के द्वारा अर्थ को राज्य एवं व्यक्ति दोनों के जीवन रेखा की संज्ञा दी गई है अर्थ को और उसे सारे धर्म और कर्म का मूल मानता है और इस कारण कौटिल्य के राज्य का कार्यक्षेत्र राजनीति ही नहीं बल्कि आर्थिक है और उसका राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। वह न सिर्फ अपने नेतृत्व में विभिन्न उद्योगों का संचालन करता है वरन प्रजा द्वारा संचालित उद्योगों का भी वह नियमन करता है। इस तरह राजा की सारी आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से वह भाग लेता है और वह सार्वजनिक लाभ मजदूरी तथा वस्तुओं के मूल्य निर्धारित भी करता है। स्वामियों, श्रमिकों
उत्पादकों उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है तथा आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली समस्याओं का निवारण भी करता है। तो ये है नियोजित तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर उसने फोकस किया, बल दिया। पांचवा पॉइंट है लोक कल्याणकारी राज्य एवं समाज सेवी राज्य की अवधारणा की स्थापना इनके द्वारा की गई। और लोक कल्याणकारी और समाज सेवी धारणा एक आधुनिक धारणा है जो वर्तमान में हम लोग देखते हैं। और लेकिन कौटिल्य के द्वारा वर्णित एक लोक कल्याणकारी और समाज सेवी राज्य था, उसकी चर्चा उसने 300 ईसा पूर्व पहले ही उसने कर दी थी। और अर्थशास्त्र में उसने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि प्रजा का सुख ही राजा का सुख है और प्रजा का हित ही राजा का हित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रजा का सुख ही राजा का सुख है और प्रजा का हित ही राजा का हित है। ये पूरी तरह से लोक कल्याणकारी राज्य या जो समाज सेवी अवधारणा है उसको इसकी झलक उसमें मिलती है। अतः राजा का कार्य और दायित्व प्रजा हितकारी कार्यों को संपन्न करने में है। अतः कौटिल्य का राज्य परोपकारी राज्य है तथा वह प्रजा को सुखी जीवन यापन हेतु विभिन्न प्रकार के सेवाएं प्रदान करता है अपने राज्य में, जो सार्वजनिक चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग आदि के विकास से संबंधित है। कौटिल्य के राज्य में निर्धनों, अपाहिजों, विधवाओं, अनाथों आदि को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती थी उस समय में भी। और वह विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय संकटों से भी प्रजा की सहायता करने के लिए राजा तत्पर रहता था। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कौटिल्य का राज्य एक विशुद्ध लोक कल्याणकारी राज्य और समाज सेवी राज्य है, राज्य था उस समय, तथा उसका स्वरूप जो था वो आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों के समान ही था। और लोक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा के विकास में कौटिल्य का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो आज हम वर्तमान में जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो उसकी झलक उसको डेवलप करने में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और 6 पॉइंट जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रणेता, मतलब एक सेकुलर स्टेट की चर्चा की। इन्होंने शुरू में ही मैंने आपको बताया कि धर्म और राजनीति को सेपरेट किया। तो कौटिल्य का धर्म निरपेक्ष जो राज्य जो था वो धर्म निरपेक्षता का पक्षधर था और सर्वधर्म समभाव पर आधारित था, मतलब जहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता हो, समान व्यवहार किया जाता हो। और वह राजा को स्पष्ट निर्देश देते हैं कि उसे प्रजा की धार्मिक मान्यताओं में किसी भी तरह का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और राज्य के हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन पूरी स्वतंत्रता से करनी चाहिए। राजा को सभी धर्मों का समान आदर करना चाहिए और इस आधार पर प्रजा के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव राज्य के द्वारा या राजा के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता तथा सर्व धर्म समभाव के कौटिल्य के ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस युग में थे। और राज्य में शांति व्यवस्था की दृष्टि से राज्य का धर्मनिरपेक्ष होना आज भी उतना ही आवश्यक है जितना कौटिल्य के समय था। और इस तरह कौटिल्य आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक प्रेरक अग्रदूत के रूप में हम उनको देख सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है कि व्यवहारिक राजनीति के जनक। तो कौटिल्य जो है पश्चिमी विचारक की तरह सिर्फ सैद्धांतिक राजनीति का ही विवेचना उन्होंने नहीं किया है, बल्कि वह व्यवहारिक राजनीति के जनक और प्रणेता भी थे। जो कुछ उन्होंने सैद्धांतिक रूप में प्रतिस्थापित किया है उसे उसके कार्य रूप में भी उसे उन्होंने परिणत कर दिखाया है। ऐसा नहीं कि सिद्धांत बनाया, उन्होंने हर एग्जाम्पल्स को प्रूफ करके दिखाया है। और नंद वंश का नाश और विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना इसके ज्वलंत उदाहरण है। और इस दृष्टिकोण से कौटिल्य राजनीति का प्रकांड पंडित ही नहीं बल्कि व्यवहारिक राजनीति का एक महान नायक के रूप में भी हमारे सम्मुख हम लोग उनको देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में सिकंदर महान के आक्रमणों से देश की रक्षा तथा छोटे छोटे निर्बल राज्यों को मिलाकर एक विस्तृत मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके अत्यंत कठिन समय में उसने देश की महान सेवा की है। और उससे व्यवहारिक राजनीति के जो मापदंड स्थापित किए हैं वे आज भी राजनेताओं
का मार्गदर्शन करने में सामर्थ्य है। और इस तरह से कौटिल्य ने भारत में शासन कला, कूटनीति का अध्ययन करने वाला अभी भी उसके नाम से नीतियाँ सिखाई जाती हैं। और इस तरह से कौटिल्य सिर्फ सैद्धांतिक राजनीतिक चिंतक के ही जनक नहीं है, बल्कि वे व्यवहारिक राजनीतिक चिंतन जो है के भी जनक के रूप में हम उन्हें देखते हैं। और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ की वह एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ भी थे। और ऐसा संजोग मानव इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है कि जो थियोरेटिकल है, मतलब अगर सैद्धांतिक है तो वो व्यवहारिक भी होगा। लेकिन ये चीज़ें आपको कौटिल्य में देखने को मिलती है। उनका अध्ययन करने पे हमें ये बातें समझ में आती है। अगला 8वां जो पॉइंट है वो है कि राजनीति और नैतिकता के संबंध विच्छेद का नियामक। उन्होंने राजनीति और नैतिकता को अलग अलग किया, उसका जो है सेपरेट किया। और कौटिल्य राज्य के अस्तित्व को निरंतर सुदृढ़ बनाने रखने के लिए अपनी सीमाओं का विस्तार उसका एक आवश्यक कार्य मानते हैं राज्य का। और इस हेतु वह सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग का समर्थन करते हैं। वह राज्य की सीमा विस्तार करने के लिए राजा को अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए साम दाम दंड भेद आदि जो उपाय हैं उनका प्रयोग करने का परामर्श देते हैं। और इस तरह राज्य हित में वह नैतिक अनैतिक सभी साधनों को उस वक्त जो है विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए उचित बताते हैं। अगर दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वह राजनीति का नैतिकता से संबंध विच्छेद कर देता है। और आधुनिक युग में यह कार्य 16वीं शताब्दी के बाद मैकियावेली ने द्वारा किया गया था, जिसे आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक युग का शिशु या आधुनिक युग का जनक भी माना जाता है। लेकिन कौटिल्य ने यह कार्य उससे लगभग 2000 वर्षों पहले कर दिया था। और कौटिल्य का यह कार्य यद्यपि नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन चाहे बाहर से दिखती हो, लेकिन राजनीति कभी भी नैतिकता के बंधन में बंधी हुई नहीं रही है। और उसने जो है सुविधा अनुसार इसका प्रयोग जो है किया है। और आवश्यकता होने पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका उल्लंघन करने में भी वह संकोच नहीं करता है। अतः कौटिल्य ने सिर्फ इनमें जो विरोधाभास है उसी को मैकियावेली की तरह स्पष्ट किया है। अन्यथा व्यवहारिक रूप में विच्छेद तो जन्मजात है। इसकी राहें हमेशा जो है एक दूसरे को काटती हुई नज़र आती हैं। अगला जो पॉइंट है, 9th पॉइंट है, उसकी विशेषता यह है कि उसने जो है कानून संबंधी उसके जो विचार हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसने इस क्षेत्र में पहली बड़ी बात रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन के विचार को महत्व दिया है। और वह राजतंत्र का कट्टर समर्थक होते हुए भी राजा को कानून से ऊपर नहीं समझता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में उसकी एक नवीन मौलिक देन जो है राजा की आज्ञा को भारतीय साहित्य में पहली बार विभिन्न प्रकार के कानूनों में तथा अदालती मामलों में सर्वोच्च स्थान जो है देना था। और इस तरह से उसने इसकी जो अगली विशेषता उसने बताई है 10th पॉइंट जो होगा वो है आपका शिक्षा पर बल। उसने राजा की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। और वह राजतंत्र का समर्थक था और यह राजा के व्यक्तित्व पर आधारित था। अतः उसने उसकी सफलता के लिए राजा को सभी दृष्टियों से योग्य बनाना आवश्यक समझा तथा उसकी बौद्धिक, मानसिक तथा नैतिक शिक्षा की विस्तृत व्याख्या जो है 1 क्लॉज 5 में कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र उसके अंतर्गत जो है उसमें उसने की है। और कौटिल्य जैसे राजकुमारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हमें उस समय के अन्य ग्रंथों में कहीं देखने को नहीं मिलती है, जहाँ वह देखने को मिलता है उस समय जो हमें दिखाई देती है। 11 पॉइंट है, उसकी विशेषता यह है कि उसने आर्थिक विचार तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र पर स्थापित किया जाने वाला कठोर नियंत्रण और अनेक उद्योगों और कार्यों को करना तथा राज्य जो है वेलफेयर स्टेट माना। और अनेक विद्वानों ने कौटिल्य की इन व्यवस्थाओं में राजकीय समाजवाद, समृद्धिवाद तथा अधिनायकवाद की झलक जो है देती है। एक जर्मन विद्वान ब्लोयर ने कौटिल्य को आर्थिक योजना के विचार का जन्मदाता भी कहा है। और इन सब
विचारों में काफ़ी जो है अतियुक्ति है। और साम्राज्यवाद और समूहवाद 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति की से उत्पन्न होने वाली विचारधाराएं हैं। और चौथी ईसा पूर्व कौटिल्य के समय ये परिस्थितियां नहीं थीं, अतः उस समय उसने समाजवादी विचारों की ही कल्पना करना ठीक समझा था और इसलिए उसने इसका बताया। और इस तरह हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में एक कल्याणकारी राज्य की जो है रूपरेखा हमें देखने को मिलती है। और राजा का आदर्श और लक्ष्य प्रजा के सुख में अपना सुख और प्रजा के हित में अपना हित समझता है। और वह समाज के निर्बल वर्गों, अनाथों, विधवाओं का भरण पोषण करता है, कारीगरों, मजदूरों की रक्षा की व्यवस्था करता है, साथ ही सभी प्रकार के समाज विरोधी तत्वों से जनता की रक्षा करने के लिए कानून बनाता है। अगर हम संक्षेप में कहें तो कौटिल्य के अद्वितीय विचारों के कारण भारतीय राजनीतिक विचारधारा में वह जो है एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। कौटिल्य द्वारा राजनीतिक चिंतन में दिए गए इस योगदान के अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि राजनीति शास्त्र के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों के बारे में उन्होंने बताया है। और उसमें उनका योगदान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसने राज्य में शासन व्यवस्था के विभिन्न पक्षों की विवेचना कर एक सुदृढ़, विस्तृत, लोक कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष तथा यथार्थ राज्य की स्थापना के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए किया है। और राज्य की सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व प्रदान करते हुए उसने धर्म को व्यक्तिगत क्षेत्र में से संबंधित एक विषय घोषित किया है। और पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य उस समय के विद्वान रहे हैं कि राजनीतिक चिंतन में धर्म एवं राज्य को संयुक्त करके विवेचित किया गया था, वहीं कौटिल्य वह प्रथम विचारक हैं जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राज्य के कार्यों का वर्णन किया। राजनीतिक जीवन से धर्म को पृथक करने के उपरांत भी कौटिल्य को अनैतिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कौटिल्य का उद्देश्य जनहित होने के कारण यह एक नैतिक है। उसने राजा को यह स्पष्ट निर्देश दिया है अपने अर्थशास्त्र में कि जब तक संभव हो राजा को न्याय युक्त अर्थात नैतिक साधनों का ही प्रयोग करना चाहिए और इसके असफल होने पर ही राज्य के हित में अनैतिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही पहले ही अनैतिक नहीं बन जाना चाहिए, जब कोई ऑप्शन ना हो तभी बनना चाहिए। और कौटिल्य के लिए साध्य की नैतिकता अधिक महत्वपूर्ण थी साधनों की नहीं। और उसका साध्य राज्य के माध्यम से जनहित था तथा उसके साधन साम दाम दंड भेद थे, लेकिन उसमें शाम और उसके पश्चात दाम जो है अधिक महत्वपूर्ण थे तथा व्यवस्था आवश्यक पड़ने पर ही उसने दंड और भेद की साधन को अपनाने की बात कही थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्य इन द पॉलिटिकल साइंस। तो हम लोग जो है इसमें हमने पूरा 10 से 11 पॉइंट में जो समराइज़ किया, जो हम लोग 2-3 दिन से चैप्टर्स ये पढ़ रहे थे, हम लोगों ने ओवरऑल कौटिल्य का जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, उनकी शैलियाँ, उनके जीवन के बारे में, फिर अर्थशास्त्र के बारे में, उसमें जितने भी अभिकरण हैं उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। फिर उनका सप्तांग सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति संबंधी, उसके बाद हम लोगों ने उनकी विदेश नीति का अध्ययन किया और फिर हम लोग इसको कंक्लूड किए। तो ये हमारा पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बहुत जल्द, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई शब्द समझ में नहीं आए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न वहाँ रखें, हम लोग जो है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी हम लोग जो है उसको डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। और बहुत जल्द हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।